फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने ये इनकाउंटर किया कि कहते क्या है सोलो ट्रैवल होता क्या है, जब एकदम सुनसान कोई आवाज़ नहीं आ रही, एक हल्का-सा भी हवा चलती है तो आपका एकदम अंदर तक रूह काँप जाती है कि क्या हो रहा है? लोग बोलते हैं कि पहले आप है ना हिंदुस्तान कवर करो, देन आउट ऑफ कंट्री जाओ। मैंने ये देखा है कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स है ना, मतलब ये क्लेम करते हैं कि आप ट्रैवल करते भी जाओ और साथ-साथ आप अर्न भी कर सकते हो ट्रैवलिंग से। मैं कज़ाकिस्तान में जब था, तो बहुत सारे आपको व्लॉग दिखे कि आपको 6,000 में फ़्लाइट मिल जाएगी, आप 10,000 में वापस आ सकते हो और 15,000 का खर्चा आता है 4 दिन का, ओवरऑल कॉस्ट 15-16 की आती है, ऐसा कुछ नहीं है। कि जैसे सोलो ट्रैवल जो लोग करते हैं, तो उनके पास अपने बैग के अंदर ऐसी कौन-सी मस्ट हैव चीज़ें होनी चाहिए, सो दैट उनको ट्रैवलिंग में आसानी हो? सोवियत कंट्रीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है और सोवियत को मैंने काफ़ी फ़ॉलो किया है हिस्टोरिकली, तो वही रिसर्च वाला ब्रेन तो काम करता ही है जब भी ट्रैवल करते हैं। तो जब मैं वहाँ पर ट्रैवल कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग सी मुझे हैट मिली थी, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है, इफ यू कैन सी दिस। ओह! यस, वो है कि जहाँ पर भी आप जा रहे हो, अपने प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहो। आज का ये एपिसोड उन सारे लोगों के लिए है जो कि अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि जब हमारे फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स रेडी होंगे तभी हम एक ट्रैवल प्लान बनाएंगे। आज का एपिसोड हमने रिकॉर्ड करा है शिखर के साथ। शिखर एक कंटेंट क्रिएटर एंड एक सोलो ट्रैवलर हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे सोलो ट्रैवलिंग प्रमोट करते हैं। ऑल्सो हमने इस एपिसोड के अंदर बात करी है सारी चीज़ों के बारे में जो कि एक सोलो ट्रैवलर को ज़रूरी है जानना। कैसे आप सोलो ट्रैवलिंग से कमा सकते हैं पैसे बहुत सारे, वो भी स्पॉन्सरशिप्स एंड यूट्यूब के थ्रू। सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोगों ने इस एपिसोड के अंदर बात करी है। ये एपिसोड एक कंप्लीट पैकेज है अगर आप सोच रहे हो सोलो ट्रैवलिंग करने का। मेक श्योर टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। एंड अगर आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो कमेंट डाउन करो। मेक श्योर टू गिव दिस एपिसोड अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड एन्जॉय द एपिसोड। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि सोलो ट्रैवलिंग का नाम सुनते से ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं सोच ही नहीं सकता है सोलो ट्रैवलिंग करने के लिए, क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने से पहले उसके अराउंड में ख्याल आ जाते हैं कि मैं सब कुछ अपने आप से कैसे करूँगा। कि मतलब मुझे सारे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑल्सो बहुत सारे चीज़ें होते हैं आसपास की। सो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब आपने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो उसके मोटिवेशन क्या था आपके उसके पीछे, और कंटेंट क्रिएशन में आपने कैसे एंट्री करी? या सो बेसिकली जब बात करते हैं ना किसी भी पैशन की, तो पैशन जो है ना हमेशा आपके पास स्टार्टिंग से रहता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि लोगों को वो समझ आए। कभी आपने बुक पढ़ी होगी बिना पढ़े हुए, जब आप रीड करते हो ना, उसके वर्ड्स जब आप रीड करते हो, तो एक अंदर से एक आवाज़ आती है जो आपको वो एग्जैक्ट वर्ड्स रीड कर रही होती है। ठीक है, दैट्स योर इनसाइड वॉइस जो आपको बता रही होती है कि लिखा क्या हुआ है। सिमिलरली जब आपका कोई पैशन होता है ना, तो वो जो आवाज़ होती है ना, वो आपको बताती है कि ये मुझे करना है। वो जब आप कनेक्ट करते हो, जब आप अपनी आवाज़ से कनेक्ट करते हो, वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो जब बचपन में थे और एक्सप्लोरेशन बहुत पसंद था, आउटडोर्स एक्टिविटीज़ बहुत पसंद थी, तो हमेशा से एक चीज़ थी कि मतलब ये क्यों होता है या ये कैसे करते हैं। तो लाइफ में एक टाइम के बाद जब आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हो, तो अब आपको रियलाइज़ होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो वो कीड़ा जो है ना वो वहीं से शुरू होता है। और वो धीरे 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 बिल्डअप करके जब आप धीरे धीरे और एक्सपीरियंसेस ऐड करते हो, तो पहली बारी जब आपने पहला अपना एक बैरियर तोड़ा, तो आप एक नए जो एरिया में आते हो, जिसे हम कहते हैं अनचार्टेड टेरिटरी। जब आप जैसे उसके डीप में जाओगे, आपको अपने आप आपका पैशन मिलता जाएगा। राइट। एंड कंटेंट क्रिएशन की अगर बात करें कि वो वहाँ पे कैसे इंटरेस्ट आया आपको, व्हेन यू हैव डिसाइडेड कि इसको ट्रैवलिंग में कंटेंट भी बनाना है और साथ-साथ ट्रैवल भी करना है? तो मैं आपको अपना पहले जर्नी बताता हूँ। 2008 में राइट। मैंने ट्रैवलिंग शुरू करी थी। उस समय आई थिंक बेसिक से नोकिया 6600 फ़ोन होते थे और बेसिक कैमरा वाले फ़ोन होते थे। 2 मेगापिक्सल वाज़ हाई-फाई उस टाइम पर। सो 2008 में मैंने जब शुरू किया, तो पहली बारी मैंने इंडिया का जो पेनिनसुलर बेल्ट है, जो नीचे से आपको वी दिखता है,
मैंने वो पूरा वी कवर किया। तो कहीं न कहीं जब आप लोगों से मिलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिलते हैं, और मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, तो मुझे अलग-अलग लोगों से मिलना, गुजरात के लोगों से मिलना, नीचे गए साउथ के लोगों से मिलना, हर कहते हैं ना कि हर 10 कोस पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है इंडिया में। तो उसका जब आपको एक्सपीरियंस होता है और आप धीरे-धीरे आपका समुदाय बढ़ता है, लोग आपसे टच में आने लगते हैं, तब आपकी जर्नी शुरू होती है। तो मैंने कहा कि कहीं न कहीं जब आपको इतनी आपके देश में, मतलब आपको बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपको जब हर 10 कोस पर एक नया पर्सन मिलता है, एक नई भाषा मिलती है, तो इसे लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाएँ? तो कहीं वहीं से ही ये शुरुआत हुई थी और वहीं से ही फिर आगे बढ़ते गए। ओके। सो पहली कंट्री आपने कौन-सी कवर की अपने कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब पे? तो मुझे याद है मेरा पहला कंट्री था श्रीलंका का। श्रीलंका के ओके, बाद मैं गया था साउथ अफ्रीका। मैंने सेशेल कवर किया है। पहली कंट्री जो मैंने यूट्यूब पर कवर करी वो थी आई थिंक रशिया थी। तो रशिया का कैपिटल मैंने सबसे पहले कवर किया था, और वहाँ से ही ये जर्नी शुरू हुई थी। ओके। सो रशिया एंड मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी देखा था, तो आपने पाकिस्तान भी कवर किया हुआ है। थोड़ा उसके बारे में बताएँगे, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तानों के अवाम से मिलकर और लोगों से मिल के? तो एक प्री कंसीव नोशन होता है ना कि जब आप जा रहे हो कहीं पर, एक तो इंडिया पाकिस्तान के मैच जब होते हैं तो आपको पता है हाइप कैसा होता है। राइट, बहुत सारे लोग जो हैं अपना अपने पर्सनल इनहिबिशन भी होते हैं उनके कि नहीं हमें पाकिस्तान को हराना है, हमें ये करना है, वो करना है। जब आप मिलते हो लोगों से, आपको एक्चुअली में रियलाइज़ होता है कि वो बहुत अलग नहीं है आपसे, और बहुत वेलकमिंग होते हैं लोग जब उनको पता लगता है कि आप दूसरी कंट्री से हो। मैंने हेट्रेड कहीं नहीं देखी, और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैं वहाँ की आर्मी के साथ जो पार्ट है, पाकिस्तानी रेंजर्स कहते हैं उनको। मैं रेंजर्स के साथ मैंने 30 घंटे तक बात करी, और कई बारी क्या ऑफ द कैमरा करी। पॉलिटिक्स डिस्कस किया है मैंने, कश्मीर डिस्कस किया है। तो अगर मैं वहाँ से हैपीली वापस आया हूँ, तो मैं उनके बारे में मेरी राय हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ग्रेट पीपल। कई चीज़ों पर मतभेद होते हैं, वो तो घरों में भी होते हैं, और घर की तरह लोग हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था वो। ओके। सर, अगर जैसे कोई सोलो ट्रैवलिंग का प्लान करता है आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसे कौन-सी आप चीज़ें रिकमेंड करेंगे कि उसको मेक श्योर होनी चाहिए कि ये चीज़ें आपके प्लान ऑफ एक्शन में होना चाहिए? तो कोई भी ट्रैवल, मतलब सोलो भी कर रहे हैं या आप या किसी और के साथ जा रहे हैं, बेसिक 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ट्रैवल में जभी भी आप अपना शेड्यूल बनाते हो आपको देखनी पड़ती है। एक होता है आपकी ट्रैवलिंग के लिए कॉस्ट क्या होगी, जो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पर भी इंटरनल ट्रैवल के लिए आपका कॉस्ट क्या होगा या आपके मीन्स क्या होंगे, ठीक है? दूसरा होता है एक्कोमोडेशन, क्योंकि जहाँ पर भी आप रहोगे आपको एक्कोमोडेशन क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है। और तीसरा होता है खाना। तो अगर आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन डोमिनेंट जगह पर जा रहे हो तो वहाँ पर क्या खाने को होगा, इसका थोड़ा-सा आपको रिसर्च करना होता है। और रही जहाँ तक ट्रैवल के एक्सपेंडिचर की बात, बहुत सारे लोग जो हैं जब ट्रैवलिंग की बात करते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि ट्रैवलिंग कॉस्टली अफेयर तब हो सकता है जब आपने इन तीनों चीज़ों का प्लान नहीं किया है। तो ये बेसिक्स हैं आपके। अगर आपने इनके बारे में प्लान किया है तो आप ट्रैवल के कॉस्ट को काफ़ी कम भी कर सकते हो, और आप ट्रैवल को एक्चुअली में बहुत एक्सप्लोर भी कर सकते हो। सर, अगर जैसे कोई जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, बाय फ्लाइट जाते हैं या फिर बाय ट्रेन जाते हैं, सो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि कैसे अपन उस कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं? किस मीडियम से अपन को बुकिंग्स वगैरह करवानी चाहिए? तो बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। मैं भी वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मैं एक छोटा-सा आपको इंटरेस्टिंग सा हैक बताता हूँ जो कि मैंने कई बारी अप्लाई किया हुआ है। तो हाँ, लव टू नो जब आप दैट। या यप सो आप गूगल फ्लाइट्स पर जभी भी जाएँगे, गूगल का अपना खुद एक जैसे मैप होता है वैसे ही इमेजेस हैं। गूगल फ्लाइट्स भी उस करके एक एक आपको मिल जाता है जहाँ पर आप देख सकते हैं सारे जर्नीज़, और पूरा अपना आइटिनरी बनाते हुए आपको पता लग जाएगा। ये बता रहा हूँ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स का, तो जभी भी आप फ्लाइट्स के लिए ऑप्ट करते हैं, गूगल फ्लाइट्स का आप रेफ़रेंस ले सकते हैं। और 2-3 जो जनरली लोगों को पता है, स्कैनर, देन वीगो, ये वाली वेबसाइट्स हैं जिनसे आपको एक ट्रेंड मिल जाता है कि उस स्पेसिफिक डेट्स में, जिस स्पेसिफिक डेट्स में आप जा रहे हो, उस स्पेसिफिक डेट्स में कॉस्टिंग क्या रहेगी। अगर आपको उस कॉस्टिंग को कम करना है, आप गूगल फ्लाइट्स में जाइए,
आप देखिए कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स के कितने कॉस्ट होते हैं। सो मेजॉरिटी में मैं ये एक हल्का सा हैक दे रहा हूँ आपको, जो मतलब मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं कभी भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं लेता। अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की फ़्लाइट्स लेनी है, जो कि यहाँ से मान लीजिए यूक्रेन की है, तो मैं हमेशा फ़्लाइट्स को अपने पास में ही करता हूँ। कई बारी क्या होता है कि कई फ़्लाइट्स जो हैं, लास्ट मिनट बड़ी इंटरेस्टिंग जो सीट्स होती हैं, उनको बहुत डिस्काउंटेड रेट्स पर आपको दे देती हैं। तो आप कभी भी अगर बड़े लॉन्ग ट्रैवल्स पे जा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश ये करिए कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की जगह ढूँढ सकें। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं, आप दुबई तक जा सकते हैं। दुबई की काफ़ी चीप आपको कॉस्ट में मिल जाएँगी। आप वो फ़िगर आउट करिए। दुबई तक आप गए, आपको वहाँ से बहुत सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स मिल जाएँगी एक किसी तीसरी कंट्री का। तो बेसिकली अगर आपके पास टाइम है, टाइम का अगर आपके पास लेवरेज है, जभी भी आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल कभी भी आप करो, आप टाइम को हमेशा जो है अपने पास रखना। 20 आवर्स का अगर आप विंडो रख सकते हो, सो आपको एक्चुअली में कनेक्टिंग फ्लाइट से बहुत चीप में फ्लाइट्स मिल जाती है। ओके, कनेक्टिंग फ्लाइट्स इज़ द की। वहाँ वो वाला कनेक्टिंग वहाँ पे फ्लाइट इज़ द मिनिमाइज़ की हो टू जाएगा। टू चीपर फ्लाइट्स। हुँ, हुँ। ओके। सर मैंने तो ये देखा है कि फ्लाइट्स वाला जो सीन रहता है ये बेसिकली डायनामिक प्राइसिंग मॉड्यूल पे काम करता है। जब भी अपन सर्च करेंगे तो उनकी प्राइस अप डाउन होती जाती है। वेदर वी आर सर्फिंग ऑन इनकॉग्निटो मोड, कई-कई बोलते हैं कि इनकॉग्निटो मोड से अगर आप प्राइसिंग करोगे, चेक करोगे प्राइसिंग, तो आपको डिफरेंट नज़र आएगी, कम प्राइस में मिल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। आपने तो रियलाइज़ करा कभी? मैंने ये देखा, मैंने एक्चुअली में आप ये ठीक कह रहे हो, क्योंकि इवन इनकॉग्निटो पर भी वो अब काम नहीं करता, पहले करता था। तो वो भी वो भी ट्रांजिशन में समझ गए हैं कि लोग क्या करते हैं। राइट। बहुत सारे लोग अब मुझे ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक यंग ऑडियंस भी इसे देखेगा। बहुत सारे लोग वीपीएन भी यूज़ करते हैं, वो भी एक हैक है करने का। बट दैट्स समथिंग जो कि और थोड़ा डीप में जब आप जाएंगे इसके रिसर्च के, तो आपको पता लगेगा। मैं वो भी कंटेंट जल्दी ही लाने वाला हूँ। सो वो आप मेरे यूट्यूब प्रीमियम चैनल पर सब्सक्राइब करके उसको पा सकते हो। सर अगर जैसे कंटेंट क्रिएशन की अगर जर्नी आप बताएं कि अभी आप एट द मोमेंट 50,000 सब्स पे हैं, सो 0 to 50K तक की जर्नी कैसी रही? बहुत टफ। तो स्टार्टिंग के 10,000 आपको किसी भी, आप अगर यूट्यूब में अपना फर्स्ट टाइम चैनल शुरू कर रहे हैं, तो लोगों को देखने में लगता है कि एक कैमरा ले लिया या ये कैमरा लेकर निकल पड़े तो बड़ा इजी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ स्केलिंग की बात। कंटेंट क्रिएशन में अगर आप इंडिया में हो, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप व्लॉगिंग कर पा रहे हो बाहर, तो वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग है। बिकॉज इंडिया में जितना इंट्रूजन होता है, अगर आप व्लॉगिंग करने निकलो, 100 लोग आपको ऐसे घूर रहे होते हैं, एक तो आपके आई बॉल्स पर और आपके कैमरे में घुस रहे होते हैं। तो अगर आपने इंडिया में व्लॉगिंग कर ली, तो आप कहीं भी कर लोगे, क्योंकि बाकी जगह उतनी टेंशन होती नहीं है करने की। तो ये एक चीज़ है कंटेंट क्रिएशन का। सबसे पहले आपको मास्टर करना होता है कि ये बनाते कैसे हैं। उसके बाद जब आप कंटेंट बनाने लगोगे, तो थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा, ये कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, ये जो है आम लोगों से कुछ अलग कर रहा है। वहाँ से आपको हल्की ऑडियंस मिलती है, जो कि स्टार्ट होगी 200-500 तक। 200-500 जब आपके लोग बन गए और वो आपसे कहने लगे कि यार कंटेंट थोड़ा जल्दी डाला करो, कंटेंट थोड़ा जल्दी डाला करो, नाउ यू नो कि आपने वैलिडेट कर दिया कि आपका पहला पॉइंट ठीक हो गया, कि आपने कंटेंट बनाना सीख लिया। अब आपको फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ानी पड़ती है। तो सबसे पहला क्वालिटी कंटेंट, सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, थर्ड होता है जब आपके सब्सक्राइबर्स बनने लगे, जब आपका लॉयल बेस बनने लगा है, उन लॉयल बेसिस को रिवॉर्ड करना। तो आप रिवॉर्ड उनको कर सकते हैं उनके बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट रन करते हैं। आई पर्सनली हैवंट रन अ कॉन्टेस्ट एवर, ऑल्दो मैंने मर्चेंडाइज किए थे। सो मर्चेंडाइज इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो वर्क करती हैं। ट्रैवल टिप्स और हैक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस फील्ड में। तो ग्रेजुअली धीरे 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 कर कर आपका बकेट फुल होता है। और एक बारी आप 10,000 के थ्रेश होल्ड पर पहुंचते हो, तो थोड़ा सा जब आप में कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो आप नए एक्सपेरिमेंट करने लगते हो। थोड़ा सा आप स्टार्ट करने लगते हो एक्सप्लोर करना अलग अलग एवेन्यूज में। वहाँ से स्केलेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ती है। सो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं है, 1 साल जैसा कुछ नहीं है, 2 साल जैसा कुछ नहीं है। लग कर बस उसे करते रहना, वो हो जाता है।
या लॉन्ग जर्नी है बहुत ज़्यादा। लॉन्ग जर्नी। हाँ। बाकी अगर जैसे सर अगर कंटेंट क्रिएशन जो सोलो ट्रैवल करते हैं, जो कंटेंट बनाते हैं उसके अराउंड में, अगर 2024 में किसी को स्टार्ट करना हो एज़ अ सोलो ट्रैवलिंग चैनल, तो क्या आप रिकमेंड करोगे? क्या सिटीज़ कवर करनी चाहिए या फिर कौन-सी कंट्रीज़ ट्रैवल करनी चाहिए? सो तो दैट एक वायरलिटी में आ जाए? आई कंप्लीटली गेट द पॉइंट, और सबसे ज़्यादा या मुझसे यही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और बहुत सारे मेरा ऑडियंस बेस जो है पाकिस्तान में भी, आपने पाकिस्तान की बात करी तो पाकिस्तान में भी काफ़ी 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स ही मेरा मेजर ऑडियंस है, उसके बाद फिर वो बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे लोग इवन पाकिस्तान में टीयर बी से, इंडिया में भी जो टीयर बी में ये देख रहे होंगे, सबसे पहले होता है कि टीयर बी में होना आप लोगों के लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल है। मैं आई कम फ्रॉम दिल्ली, सो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस होती हैं। जैसे अपने एक्सपीरियंस में मैं हिमाचल में गया था, और लोगों को यूजुअली पता होता है धर्मशाला, मैक्लोडगंज, बट एक छोटा सा वहाँ पर एक टेम्पल है जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इन्वेडर्स द्वारा। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं याद है, और उसमें सारी स्कल्पचर्स वगैरह डीफेस कर दी गई थी, ठीक है, और वो वहाँ के लोकल लोगों को ही पता होती हैं, जो कि बहुत डिस्कवरी हुई भी नहीं है कई जगहों की। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बी टाउन वाले लोगों के लिए एक्चुअली में बेनिफिशियल होती हैं। आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर करना शुरू करिए पहले अपनी सराउंडिंग से। एक बारी आप अपनी सराउंडिंग में एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपके लोगों ने, सबसे पहले जो लोग आपको नोटिस करेंगे वो हैं आपके घर के लोग। फिर नोटिस करेंगे आपके आसपास के दोस्त वगैरह जो हैं, 2 4 10 दोस्त, वो आपको नोटिस करना शुरू करेंगे कि आपने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। वो फर्स्ट आपका सर्कल होना चाहिए जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। अगर आप फंड्स एक साथ डालकर और इंटरनेशनल ट्रैवल सोच रहे हो कि मैं प्लान करके अब सीधे एक व्लॉग डालूंगा वो वायरल हो जाएगा, उसके चांसेस वायरलिटी के 50-50 होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, 50-50 होते हैं। लेकिन जब आप मेथोडोलॉजिकली ऊपर बढ़ते हो तो आपका एक तो सब्सक्राइबर बेस बहुत स्ट्रांग बिल्ट होता है। तो अगर आप कंटेंट आगे जाके काफ़ी टाइम तक नहीं भी डाल रहे हो तो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगली बारी जब आप कंटेंट डालोगे इवन 6 महीने बाद लोग उसको ग्रैब करके और आपको व्यूज़ देंगे। और आई थिंक कई प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग तरीके से एल्गोरिदम काम करता है। तो पहली समझ है आपके आसपास से कंटेंट बनाना। दूसरी समझ है कि आपको स्ट्रॉन्ग बेस बिल्ड करना है एल्गोरिदम के लिए, क्योंकि एल्गोरिदम तभी आपको प्रमोट करेगा जब वो छोटे से आपको बड़ा करेगा, वो आपको कभी भी बड़े से छोटे पर नहीं लाता। तो वो बिल्डअप थोड़ा-सा ज़रूरी होता है। राइट। सर जैसे आपने अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का मेंशन किया, सो मेरे को एकदम से पैसेंजर परमवीर का ध्यान आ गया क्योंकि वो भी जो है अनएक्सप्लोर्ड जगह जाते हैं। अभी मैं रिसेंट टाइम्स में उनका एक अफ्रीका का व्लॉग देख रहा था जिसमें उन्होंने ना ट्रेन से ट्रैवल किया था और वो पूरा डेजर्ट के अंदर से जा रही थी। वो वाले सारे डेस्टिनेशंस वो लोग कवर करते हैं पैसेंजर परमवीर। और आपको लगता है कि पैसेंजर परमवीर का जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं? लाइक मैंने दूसरे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के व्लॉग्स भी देखे हैं। वो मेजरली जो है लैंडस्केप वगैरह कवर करते हैं एंड डेस्टिनेशंस वगैरह दिखाते हैं। बट पैसेंजर परमवीर जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही बताता है साथ-साथ ट्रैवल करते हुए। सो मुझे लगता है कि ये नया लैंडस्केप लेकर आ रहा है टुवर्ड्स सोलो ट्रैवलिंग और जो कंटेंट क्रिएशन वाला जो पार्ट है। इसके ऊपर का पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मैं 2 लेंसेज़ से ये बताता हूँ आपको। मैं आपको मार्केटिंग लेंस से भी ये बताऊँगा, और फिर मैं उसके बाद आपको बताऊँगा कंज़्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केटिंग में एक कहावत होती है, जिसे कहते हैं गन्ना निचोड़ना, ठीक है? तो आप गन्ने को ओके। जितना घुसाओगे और जब तक उसमें से रस निकलता जाए, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। तो जो कंटेंट होते हैं ना, जो आपके लिए वर्क करता है, उसको आप निकालते रहते हो, ठीक है? वो गन्ना आप निचोड़ते रहते हो। तो कई बारी आपने देखा होगा कि जनरली जो लोग लाइफस्टाइल व्लॉग बनाते हैं, तो उनका एक रेपिटेटिव ट्रेंड होता है कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर फॉलो करने का। गए, पहला होता है वहाँ पर उतरने का, ट्रैवल करने का, दूसरा होता है खाने का। तो ऐसे उनकी जो है ना लिस्ट रेडी होती है, जैसे हम कहते हैं हमारे न्यूज़ के भाषा में कहते हैं लॉन्ड्री लिस्ट होती है। तो एक होता है लिस्टिकल्स बनाना आपके, कि आपने लिस्ट पहले ही बना ली कि मुझे जहाँ जाना है वहाँ के ये 5 कंटेंट पीसेस मुझे करने हैं, और ये तो वायरल होंगे ही होंगे। जैसे मैं अगर कहीं पर भी जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे पता है दिल्ली के चाट बहुत फ़ेमस है। तो मैंने एक राइट। बना दिया कि चीपेस्ट वे टू गेट 10
हिडन स्पॉट्स ईटिंग स्पॉट्स इन दिल्ली, ऐसा कुछ करके मैंने कंटेंट बना दिया। तो वो होता है एक रन ऑफ द मिल कंटेंट बनाना, लॉन्ड्री लिस्ट वाला कंटेंट बनाना। दूसरा, जैसे आपने मेंशन किया पैसेंजर परमवीर का, ऐसे ही या बहुत सारे हैं इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में। मैं आपको दो जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, एक है बोल्ड एंड बैंकक्रफ्ट, उनका ऐसे ही होता है। वो होते हैं नॉवल थीम बेस्ड कंटेंट। तो इसमें थोड़ा सा आपको रिसर्च भी करना होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए, तब तक ये कंटेंट बनेगा नहीं। और आज की डेट में जब लोगों ने हर तरीके के कंटेंट देख लिए, ठीक है, आपने रिव्यू वाले कंटेंट देख लिए, आपने डेस्टिनेशन कौन कौन सी जगह हैं विजिट करने वाली देख ली, आई थिंक एक और ये जो लाइन ऑफ कंटेंट जो शुरू हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपको थोड़ा रिसर्च वाला एनालिटिकल ब्रेन भी देता है। और ट्रैवल वही होता ही है एट द एंड ऑफ द डे जो है। आप ट्रैवल इसलिए नहीं करते कि आपको 4 इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालनी है, अगर आप पैशनेटली उसे कर रहे हो, तो आप इसलिए भी करोगे ताकि आप उसे सीख सको, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आई थिंक ग्रेट वर्क बहुत सारे लोग उसे कर रहे हैं एंड यही ट्रैवल कम्युनिटी को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। एंड उसी से ही जैसे आपने ये अभी सहारा वाला एक इंटरेस्टिंग शेयर किया ये स्टोरी, मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैंने वो रखी भी हुई थी इनफैक्ट आपके लिए। सो रशिया में जब आप जाते हैं एकदम सुदूर में अंदर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स होती है जो फ्ली मार्केट होती है, जहाँ पर आपको बहुत सारे सस्ते सामान मिल सकते हैं। लोग अपना डिस्कार्डेड सामान वहाँ एक्चुअली में बेचते हैं। तो मैं वर्ल्ड के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट टिप पर था, रशिया के एकदम टॉप पॉइंट पर, और वहाँ पर एक छोटी सी मार्केट लगी हुई थी और मैं ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था क्योंकि मुझे सोवियत कंट्रीज़ में बहुत इंटरेस्ट रहा है और सोवियत को मैंने काफ़ी फॉलो किया है हिस्टोरिकली। तो वही रिसर्च वाला ब्रेन तो काम करता ही है जब भी ट्रैवल करते हैं। तो जब मैं वहाँ पर ट्रैवल कर रहा था तो एक इंटरेस्टिंग सी मुझे हैट मिली थी, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी हुई है, इफ़ यू कैन सी दिस। ओह इसमें या सोवियत का अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा यहाँ पर उनका एम्बलम है। और इसकी या इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हर कैप के अंदर जो भी पुलिस की या आर्मी की होती है एक नंबर होता है। तो यहाँ पर नंबर 57 जो है वो देख रहे हो आप, जिसने बनाया है वो देख रहे हो। सो या कई बारी ट्रैवल में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिल जाती है। अब किसने सोचा हुँ, होगा कि वर्ल्ड बिल्कुल। वॉर का एक सोल्जर का कैप एक इंडियन के हाथ में आएगा जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। सो आई थिंक ट्रैवल यही है, आप यूनिक चीज़ें डिस्कवर करते हो और वो आपको बस मिल जाती हैं। राइट। लाइक बहुत सारी चीज़ें ट्रैवलिंग सिखाता है, लाइक एज़ अ इंडिविजुअल भी एंड जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, वो बहुत सारे टेक अवेज़ होते हैं उस चीज़ों के। सो हमने कवर कर लिया कंटेंट क्रिएशन एंड वो सब सारी चीज़ें। मैं जानना चाहूँगा कि अगर जैसे कोई बिगिनर स्टार्ट करता है अपना सोलो ट्रैवलिंग कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब पे, तो वो अपने फंड्स कैसे अरेंज कर सकता है फॉर द ट्रैवलिंग? तो स्पॉन्सर्स वगैरह? बिल्कुल, मैं आपको 2 ऐसे वेबसाइट्स बताऊँगा जहाँ पर इनका यूज़ किया जा सकता है। जिसका इनिशियली मैंने यूज़ किया था, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 मेजर कॉस्ट होती हैं जभी भी आप ट्रैवल करते हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, एकोमोडेशन कॉस्ट होती है, फूड कॉस्ट होती है। ट्रैवलिंग कॉस्ट को आप कम कर सकते हो अगर आप लोकल, आप वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन फिगर आउट कर लो। हर जगह पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन वर्क करते हैं। अभी मैंने अमेरिका एक्सप्लोर नहीं किया है तो मैं उसके बारे में उतना नहीं कह सकता। ना मैंने ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप तो मैंने एक्सप्लोर किया है, तो वो मैं बता सकता हूँ। वेस्टर्न उतना नहीं किया है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। बट जनरली वहाँ के लोकल जो कन्वेंस होते हैं वो आपको काफ़ी चीपर रेट पर मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए यूक्रेन में, रशिया में, इवन श्रीलंका में जैसे आप गए, अगर आप वहाँ घूम रहे हैं तो आप एक छोटा-सा स्कूटी हायर कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा 300-400 किलोमीटर्स का कवरेज दे देता है। अगर आप किसी भी बड़े शहर से छोटे शहर तक पहुँच गए, आप वहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं वेज़ और मीन्स दूसरी जगहों पर जाने के लिए। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेशन का एक पार्ट। तो जो अमाउंट, मान लीजिए मैं बड़े शहर से और दूसरी जगह में जाने में खर्च करता, उसका मैंने 2x तो यहाँ बचा लिया, वो जो है ट्रांसपोर्टेशन से। अब दूसरा रहा एकोमोडेशन का, मैं एकोमोडेशन कहाँ ढूँढूँगा? तो एक वेबसाइट जिसका मैंने काफ़ी यूज़ किया है वो है वूफिंग, WWOF कहते हैं। ये बेसिकली अपॉर्च्युनिटीज़ ऑफ़र करते हैं बहुत सारे जो यंग ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए।
जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, और वो आपको उसके बदले में एकोमोडेशन देते हैं, कई बारी खाना भी देते हैं, कई बारी फैमिलीज़ आपको बुलाती हैं। तो मैंने जैसे कज़ाकिस्तान में वॉलंटियर किया बच्चों को पढ़ाने के लिए, या मैंने यूक्रेन में वॉलंटियर किया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे पता था उनको इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश आती है, तो मैंने उनको इंग्लिश पढ़ाया। उसके बदले में वहाँ पर रहने की मुझे जगह मिली, खाने की मुझे जगह मिली। तो वूफिंग एक बहुत इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, जहाँ से आप जो है अपने लिए एक और कॉस्ट कम कर सकते हैं। ट्रैवलिंग में कॉस्टिंग लगती है, ट्रैवलिंग में कॉस्टिंग के लिए आपको बजटिंग करनी पड़ती है। कॉस्टिंग आप कम कर सकते हो, कॉस्टिंग कम करने के ये बेसिक तरीके हैं। सो दो ये हो गए। थर्ड है फूड में। तो फूड में बेसिकली यही है कि अगर आप लोकल मार्केट्स जो होती हैं वहाँ से जाकर इंडिया में, आई थिंक जैसे वीकली बाजार के हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मंडे बाजार, ट्यूसडे बाजार हुँ, ऐसे होते हैं। तो बाहर जो हैं आपको डेयरी मार्केट्स मिलती हैं जहाँ पर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, जहाँ पर आप खाने के लिए फ्रूट वेजिटेबल का लोकल मार्केट्स होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। वो आइडेंटिफाई अगर आपने पहले कर लिए हैं तो आपको बहुत इजी में आपके फूड का प्रिपरेशन का मिल जाता है। हाँ, लैविशली अगर खर्चा कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली अगर सोलो ट्रैवलिंग और बजट ट्रैवलिंग में आप जाना चाह रहे हैं तो उसके वेज एंड मीन्स बहुत ईजी है फिगर आउट करना। आप मुझे अगर फॉलो करोगे यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, तो मैं ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स लेकर आने वाला हूँ, सो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैंने ये देखा है कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स है ना, मतलब ये क्लेम करते हैं कि आप ट्रैवल करते भी जाओ और साथ-साथ आप अर्न भी कर सकते हो ट्रैवलिंग से। तो जैसे उसका मेन अगर अपन मोनेटाइज़ेशन एस्पेक्ट से देखें तो जैसे आपके पास 50 के सब्सक्राइबर्स हैं, लेट्स सपोज़ किसी के पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो ब्रांड्स को रीच आउट कैसे कर सकते हैं फॉर द ट्रैवल पार्ट? तो हाँ, इसमें दो मुद्दे आपने बताए। एक तो इन्फ्लुएंसर्स, एक तो पहली चीज़ ये है कि हर चीज़ जो है ना इतनी रोज़ी नहीं होती जितना दिखती है, कि ये आपको, आप निकलोगे आपको रुपए मिल जाएँगे, लोग पकड़ के आपके मुट्ठी में रुपए दे देंगे, ऐसा नहीं होएगा। अभी इसका एक एग्ज़ाम्पल ये है कि मैं कज़ाकिस्तान में जब था, तो बहुत सारे आपको व्लॉग दिखे कि आपको 6,000 में फ़्लाइट मिल जाएगी, आप 10,000 में वापस आ सकते हो, और 15,000 का खर्चा आता है 4 दिन का, ओवरऑल कॉस्ट 15-16 की आती है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की करेंसी जो है हमसे कम है, शायद 3 रुपए की एक होगी, ऐसा कुछ करके 3:1 का हिसाब है, बट खर्चा भी उतना ही होता है। तो आप जितना यहाँ स्पेंड कर रहे हो उतना ही वहाँ स्पेंड करते हो। ऐसा सस्ते ट्रैवल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये हुँ, हुँ। कई मिथ हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा कंटेंट अपना वायरल करने के लिए बना दिए हैं। हाँ, बजटिंग से आप उसे कम करते हो, जिसका एक बहुत स्लो स्टेडी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसी में आपने पूछी कि कैसे रीच आउट करते हैं इन लोगों को, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मुझे, हाँ, आपको 1000 पर तो उतना शायद इन्फ्लुएंसर रीच भी नहीं मिलेगा कि लोग आप तक पहुंच रहे हैं चीज़ें लेकर। 50 पर थोड़ा मिल जाता है जब आपको लोग एक्चुअली में पहुंचते हैं कि आप वहाँ कर सकते हो। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। आप खुद इनिशिएटिव लेकर रिसर्च करके कि जहाँ पर भी, जिस लोकेशन में भी आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर क्या आप, ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप जो है बेसिकली स्पॉन्सर कर सकते हो। तो जैसे स्टार्टिंग में आपको रेपुटेशन, अगर अपनी गुडविल बनानी है तो आप किसी होटल का रिव्यू कर सकते हो। तो मेरे कई राजस्थान के व्लॉग्स में मैंने, कोविड के टाइम पर बिजनेस बहुत कम हो गया था, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी क्या है वहाँ पर। मैंने रीच आउट किया उनको और मैंने कहा कि मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, अपना प्लान बताया, और 1-2 दिनों के लिए मैं चाहूँगा कि मैं टूरिज्म प्रमोट करने के लिए आपके होटल को थोड़ा सा प्रमोट करता हूँ। कई बारी हिट रेट इसमें से 10 में 1 होता है। यही जब भी आप मार्केटिंग रीच आउट करते हो अपने ब्रांड को लेकर, तो 10% ही रिजल्ट रहता है। उससे निराश नहीं होना, 90% टाइम्स वो आएगा भी नहीं रिस्पॉन्स। अगर वो 10% भी आएगा, इट्स मोर देन इनफ कि आपको एटलीस्ट आपके एकोमोडेशन का कवर मिल जाएगा। तो व्हेन यू स्टार्ट बाय कवरिंग योर कॉस्ट। धंधे का एक उसूल होता है, ट्रैवलिंग का एक उसूल होता है कि एक टाइम तक आपको कॉस्ट बियर करनी होती है। एक टाइम के बाद आप बस ब्रेक इवन पर आओगे और उसके बाद आप प्रॉफिट कमाना शुरू करोगे। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप एकदम प्रॉफिट में पहुंच जाओगे। वैसा बहुत रेयर केसेस में जिनकी लॉटरी लगती है,
उनके साथ होता है, वो ड्रीम 11 बनाने पर हो सकता है, वो भी राइट। 1 में 1 करोड़ के साथ हो सकता है, हमारे साथ थोड़ा ऐसे सीक्वेंशियली चलना पड़ता है। लाइक काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब कोई एक नीश पिक कर लेते हैं कि चलो यार सोलो ट्रैवलिंग कर लेते हैं, उसमें अंदर बहुत ज़्यादा पैसा भी है, फ्री में होटल के अंदर ठहरेंगे और कोलैबोरेशंस वगैरह उठाएंगे। लाइक फ्यू इन्फ्लुएंसर्स जो कि 4 या 5 साल से अभी तक करते हुए आए हैं, उनका तो मतलब लेविश चल रहा है एट दिस मोमेंट तो, क्योंकि उनके पास ब्रांड्स भी हैं और फॉलोइंग भी इतनी ज़्यादा मैसिव है। सो उनको ज़्यादा चांसेस हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रादर देन जो इनिशियल बेस पे स्टार्ट कर रहा है। करेक्ट। तो लोग बाग ये सोच कर रहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, वो कर लो, वो कर लो। तो इन्वेस्टमेंट जितना भी लोग करते हैं ना, कई लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि उनको एक ब्रांड बनाना है, तो बिजनेस की तरह वो हो गया है। लेकिन जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो ऑथेंटिक ट्रैवलर्स होते हैं, उनको क्लैरिटी होती है कि उनको चाहिए क्या, एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, कॉस्टिंग कवर हो तो बहुत अच्छा होता है, पहले कवरिंग से शुरू कर लो, फिर उसके बाद बढ़ा भी लेना, मिल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करने पर तो फिर आप बस पत्थर उछालो, फिर उसके बाद देखो। राइट। सो सर नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे सोलो ट्रैवल जो लोग करते हैं, तो उनके पास अपने बैग के अंदर ऐसी कौन सी मस्ट हैव चीज़ें होनी चाहिए सो दैट उनको ट्रैवलिंग में आसानी हो? देखो, सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन एक पेपर स्प्रे तो होना चाहिए, ठीक है? बहुत ओके। ज़रूरी है पेपर स्प्रे होना। कई बारी ऐसे आ जाती हैं सिचुएशंस जहाँ पर उसका यूज़ पड़ता ही पड़ता है, तो पेपर स्प्रे तो प्लीज़ रख लेना, सोलो ट्रैवलिंग में बहुत ज़रूरी है। चाहे विमेन के लिए पर्टिकुलरली, हमारे यहाँ पर विमेन सोलो ट्रैवलर्स का भी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तो वो तो ज़रूर रख लेना। दूसरी चीज़ें उसके अलावा जो आपको रखनी चाहिए अपने लिए, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, किसी भी जगह पर बाहर की कंट्रीज़ थोड़ी ठंडी होती हैं, अगर आप नॉर्थ में जाओगे, अगर साउथ में जाओगे तो उतनी गर्म होती है। तो आपको एक चीज़ कहते हैं एक्लाइमेटाइज़ेशन, इंग्लिश में होता है कि आप उस जगह के अनुरूप अपने आप को पहले तो 2-3 दिनों में ढालते हो कि वो वहाँ का टेम्परेचर डिफ़रेंस कितना है। तो वो थोड़ी-सी रिसर्च करके जिस पीरियड में आप जा रहे हो, आप हमेशा तैयारी अपनी रखना। जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मैं हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर जब था रशिया में, तो और मैं गया था दिसंबर क्रिसमस के आसपास गया था, टेम्परेचर था -20। और -20 के लिए जो मेजर 3 लेयरिंग आपकी होती हैं, मैंने वो अपने पास रखी हुई थी। लेकिन ठंड उस पर भी लग रही थी क्योंकि जूते प्रॉपर नहीं थे। तो सिंपल सी ये जो चीज़ें होती है ना, ये बाद में रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो भूल गए। बट एक वाटरप्रूफ शू ले जाना है ऐसी जगह पर, या आपको पता होना कि किस तरीके का शू चाहिए। इवन सोल जो है आपको वो देखना पड़ता है, क्योंकि बर्फ़ पर बहुत तेज़ी से स्लिप करता है, एंड वो कई चीज़ें हैं जिससे इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों का होमवर्क करके रखना भी चाहिए कि ये हैं एसेंशियल्स में। उसके अलावा जो हैं, आपको हमेशा ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर होने चाहिए। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ट्रैवल कहीं भी कर रहे हो, चाहे आप सोलो ही कर रहे हो, डोमेस्टिक ही कर रहे हो, अपना प्लीज़ एक इंश्योरेंस करवा लेना, क्योंकि कई बारी ऐसी सिचुएशंस आती ही आती हैं जहाँ पर आप फँस जाते हो। और बहुत जस्ट टू फील मेक यू फील सिक्योर, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इंश्योरेंस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, होमवर्क आपका, एक्लाइमेटाइजेशन जिसे मैं कह रहा हूँ, और पेपर स्प्रे प्लीज़ रख लेना। ओके। और इसके अलावा मतलब ये मैटर करता है कि कौन सी कंट्री जा रहे हैं, उस पे भी अपने जो बैग के अंदर चीज़ें होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंगली होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बैग वहाँ के, सो आप जब कंट्री किसी ट्रैवल करते हो ना, तो वो सिर्फ़ अ, माहौल ही नहीं चेंज होता, एक तरीके से पूरा कल्चर चेंज हो जाता है, ठीक है? तो जो आप हम यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं, वो वही उनके साथ भी होता है। जब यूएस, यूके के पीपल व्हेन दे कम हियर, तो उनको उतना पता ही नहीं होता यहाँ के क्या यहाँ की मान्यताएँ हैं और ऑल दैट, एंड समटाइम्स वी माइट फील ऑफेंडेड, ठीक है? वो अपना घूम रहे हैं मंदिरों में, वो जूते-चप्पल पहन के चले गए, या कहीं पर भी रिलीजियस प्लेसेस में, उनको नहीं पता। सो सिमिलरली, when you are going to another country, you are there as a guest. ट्रैवलर जो होता है, ट्रैवल की एक पुरानी कहावत है, जो नोमैडिक टाइम से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कि जब भी आप ट्रैवल करते हो, आप टाइम को अपने साथ जो है ले जाते हो। मतलब ये है कि आप बस एक पासिंग इमेज हो, जो कि जा रहा है एक स्टडी करने के लिए कि मेरे अलावा क्या-क्या और चीज़ें हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो जब आप एक्सप्लोर करते हो ना, तब उस समय आप ये जानना चाहते हो कि वहाँ पर क्या है, और अगर आप जानना चाहते हो वहाँ पर क्या है,
तो ज़रूरी है कि आप वहाँ के इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करो। जानकर, इन्फॉर्मेशन लेकर और जो अपना होराइज़न वाइडन करो, आई थिंक ट्रैवल के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट। सर आपने नोमैड का मेंशन किया तो मुझे नोमैड शुभम की याद आ गई। वो भी बहुत ज़्यादा टाइम से कर रहा है व्लॉगिंग वगैरह। तो आपको भी लगता है कि उसका ऐसा क्या गोल्डन चीज़ चली कि उसको इतनी ज़्यादा वायरलिटी मिली, शुभम को? यार शुभम शुभम के साथ ये है कि जैसा मैंने कहा ना कि बी टाउन का होने में और इवन जो और जो जगह है वो एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है, वो फ़ायदा करता है आपको, क्योंकि आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो सारी चीज़ें जहाँ तक अभी तक अकम्प्लिश्ड जो है ना, इवन जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है जहाँ पर। तो शुभम के लिए जो काम किया है आई थिंक वो है, एक तो उनका ग्राउंड से जुड़े होने वाला फैक्टर्स, वो चाहे इन हिज सिक्वेंशियल एक्सपीरियंस के भी ऊपर टाइम ऑन में उनका कभी भी डिप इसलिए नहीं आया है बिकॉज द ऑडियंसेस वो हमेशा जुड़ती गई, तो लोअर से ग्राउंड से भी जुड़ती गई। टीयर वन सिटीज़ में ऑब्वियसली आपने एक्सप्लोरेशन जब अपनी बढ़ाई और लोग वो करना चाहते हैं तो आपको आप में बेसिकली फॉलो आपको तब करेंगे ना जब आपको वो देखेंगे कि आप फॉलो करने लायक हो। तो उन्होंने कंटेंट के थ्रू अपनी अथॉरिटी डेवलप करी है, और अथॉरिटी जो कंटेंट की डेवलप हुई है उसी के बाद उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया। तो एक्सपेंशन से बड़ा ऑडियंस आया है, छोटा ऑडियंस बिल्डअप है, मेन ऑडियंस है। तो आई थिंक टीयर बी के लोग जो इस ट्रैवल में आना चाहते हैं उनके लिए तो दिस इज मोर लाइक अ अब तो ये कहना, आई थिंक विथ वर्किंग इन मीडिया पर्टिकुलरली मैं तो ये कहूँगा कि आपको टीयर बी में रहने का बहुत फ़ायदा है कंटेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश करने में, सो वो दैट शुड बी योर मेन। लाइक टियर बी से मतलब? टीयर बी जैसे जो मेट्रोपॉलिटन्स हो गई, मेट्रोपॉलिटन्स के बाहर की जितनी भी सिटी है ना, तो उनको टीयर बी की सिटीज़ कहते हैं। और टीयर सी ओके। होती हैं जो एकदम सुदूर गांव में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं। तो जैसे इलाहाबाद, मेरठ, जो छोटे छोटे जो जो जगहें हैं, जमशेदपुर, ठीक है, यहाँ से जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग परस्यू करना चाहते हैं, आई थिंक उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपने आसपास की सराउंडिंग से शुरू करके और वहाँ से कंटेंट को बिल्डअप करें, क्योंकि आपके कंटेंट अथॉरिटी बहुत अच्छी बन जाएगी उसमें। हुँ। नियर बाय के लोग जाने लग जाएँगे एंड सो ऑन फिर तो जर्नी करेक्ट, चालू ही नियर रहेगी। बाय आपका एक पहले अथॉरिटी बनेगा और हाँ, दूसरा हाँ। कंटेंट अथॉरिटी भी बनेगा। सो फॉर एग्जांपल पैसेंजर परमवीर को लेते हैं। पैसेंजर परमवीर जब भी कोई भी चीज़ देखेंगे, मान लीजिए हिमाचल में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको वहाँ पर ट्रैवल करना है, या मुझे भी अगर हिमाचल में ट्रैवल करना है, मैं रिसर्च किया, मेरा रिसर्च की जो चीज़ें हैं वो है गूगल, मेरे रिसर्च की चीज़ें हैं फोरम्स, मेरे रिसर्च हो गया जो मैंने देखा बाकी वीडियोस क्या बने हुए हैं। जो तीसरा स्पॉट है कि वीडियोस क्या बने हुए हैं, वो स्पॉट है जो कि खाली रहता है जनरली, और वो सिर्फ लोकल लोगों को पता होते हैं। तो आपको अगर आप हिमाचल में किसी दूर जगह पर रह रहे हैं जहाँ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो उन छोटे गांव से आप शुरू करके लोगों को बताकर कि यहाँ की मान्यता क्या है, या यहाँ का कोई इम्पोर्टेंट ऐसा स्थान जहाँ पर हल्का हल्का टूरिज्म होता है, आप वहाँ से अपनी अथॉरिटी बनाना शुरू करते हो। तो इवन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो आपको फॉलो करके ही वहाँ तक पहुँचते हैं। सो आप छोटे से शुरू करो और बड़ा स्केल उसको करना शुरू करो। छोटी जगह से अगर आप हो तो आपको डेफिनेटली एडवांटेज है। राइट। बिल्कुल सही। मतलब अपनी ही जो सिटी है उसको बढ़ाना और उसको बिल्कुल, कल्चर वाइज़ बिल्कुल। थोड़ा एक्सप्लेन करना कि हमारे यहाँ क्या कल्चर है, सो दैट एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाए। इंडिया में तो ये एक्चुअली में फ़ायदा है, हुँ, अंग्रेज़ में अंग्रेज़ जितने हैं उनमें तो ये कॉन्सेप्ट भी अभी नहीं डेवलप हुआ है, बिकॉज़ जितना वेरिएशन इंडिया में है आई थिंक इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर इतनी यूट्यूब में अगर आप देखोगे विद द डेटा इवन, जो इन्फ्लुएंसर्स जो टॉप इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, टॉप इवन इन द टॉप 100 का लिस्ट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम इंडिया, और उसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी एक बड़ा फैक्टर है, और डाइवर्सिटी में भी हिंदी बेल्ट और रीजनल बेल्ट्स जो हैं, रीजनल बेल्ट से ही इतने सारे लोग इसीलिए उठकर आ पाते हैं क्योंकि वो रीजनल कंटेंट से अपनी अथॉरिटी बनाते हैं। सो आई थिंक वो मेजर फोकस होना चाहिए, और वो फ्रॉम अ ट्रैवल परस्पेक्टिव, क्योंकि आई स्टैंड फॉर सस्टेनेबल ट्रैवल, जो कि होता है कि आप बिल्डअप सिर्फ
ट्रैवल ट्रैवल के लिए नहीं कर रहे, आप ट्रैवलिंग कम्युनिटी को भी बढ़ा रहे हो। सो ट्रैवलिंग कम्युनिटी वाले लोग हमेशा यही आपको कहेंगे कि आप जो है ट्रैवल अथॉरिटी बनाइए ताकि लोग उसको फॉलो कर सकें। राइट। लाइक मैंने तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स भी देखे हैं, लाइक जैसे इंडिया के अंदर तो सिंपल ये है कि आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो, वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करते हो और वहाँ की कम्युनिटी को बताते हो कि हाँ, ये वाली चीज़ ये रिप्रेजेंट करता है। बट ऑन दी अदर हैंड मैंने यूएस और बाकी वाली कंट्रीज जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ वगैरह हैं, वहाँ के मैंने चैनल्स देखे। तो एक चैनल है आउटडोर बॉयज़ करके। सो बेसिकली ये ना वो कैंपेन्स वगैरह करता है इन कोल्डेस्ट एरियाज़, अच्छा। नॉर्थ वेस्ट और मतलब जो भी कोल्डन सदर्न लाइन्स हैं, कोल्डेस्ट, तो वहाँ पर वो कैंपेन करता है। और मतलब उसकी हर वीडियोज़ पे मिलियंस के अंदर व्यूज़ आते हैं और इतनी ज़्यादा एंगेजिंग, और पूरा उसने कैंपिंग के ऊपर ही बनाया हुआ है अपना यूट्यूब चैनल जो है। सिंपल सोलो ट्रैवल करता है, कोल्डेस्ट एरियाज़ के अंदर अपना कैंपिंग वगैरह सेटअप करता है और बहुत सही जा रहा है उसका मतलब चैनल जो आई है। थिंक मतलब मैंने वो वो डिफरेंट देखा मुझे हुआ है। लगा। यप, आई राइट, थिंक मैंने वो देखा हुआ है। वो अलग अलग तरीके से बताता भी है कि किस तरीके से वो बिल्डअप कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग होता है। मतलब आप वो बेसिकली कैमरा भी एक स्टेशन कर देते हैं अपना, तो वो 20-30 मिनट की बड़ी सी वीडियो होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि हाँ, आप एक्सप्लोर भी करना चाहते हो, आप जानना भी चाहते हो कि ऐसी जगह अगर जाएं तो बनाए क्या, राइट। सो वो भी एक कंटेंट का बड़ा इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। राइट। तो सर अगर मैं पूछूं कि ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स कितना बना लेते हैं पैसा जो है, हाउ कैन समवन एक्सपेक्ट कि मतलब इतना तो बन जाएगा यहाँ से? यार ट्रैव सो ऑडियंसेस पर बहुत डिपेंड करता है। मेजॉरिटी अगर आपका ऑडियंस इंडियन ऑडियंस है, सो पहले समझते हैं कि काम कैसे करता है यहाँ पर मोनेटाइजेशन। और मैं सिर्फ अभी आपकी बात कर रहा हूँ जो आप यूट्यूब से अर्निंग की बात कर रहे हो, सिर्फ उसकी कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सरशिप की नहीं कर रहा। सो आपके ऑडियंस के ही बेसिस पर डिटरमिन होता है कि आप कितना जो है अपने इनकम को एक्सपैंड कर पा रहे हो। सो अगर आपका ऑडियंस इंडियन ऑडियंस ज़्यादा है, हिंदी कंटेंट कंज्यूमेबल ज़्यादा है, हिंदी कंटेंट की जो ब्रांडिंग शुरू हुई है ना, वो पिछले 3-4 सालों में शुरू हुई है, जब एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, 4-5 ईयर्स हुए होंगे। उसके पहले ज़्यादा जो अमाउंट जो मिलता था, वो मिलता था यूएस बेस्ड एड्स का। तो आपके अगर यूएस के सब्सक्राइबर्स अगर आपको देख रहे हैं, वो आज भी है, बिकॉज ऑब्वियसली जो मार्केटिंग है वो यूएस और यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा स्ट्रांग रही है। इवन फ्रॉम टाइम्स जब से यूएस बिल्डअप हुआ है, यूएस मार्केटिंग को के टॉप मोस्ट लेवल पर है। इंडिया अभी राइजिंग वाले लेवल पर है। तो आपका जो ऑडियंसेस है वो बहुत मैटर करता है जब भी आपको इनकम होती है। कई बारी आपके वीडियो व्यूज़ पर वो डिपेंड करता है। अब तो बहुत सारे फीचर्स यूट्यूब ने और निकाल दिए हैं, जैसे यू कैन सब्सक्राइब, और एक प्रीमियम कॉस्ट पर आपको प्रीमियम कंटेंट कंज्यूम होता है, तो वहाँ से भी अब इनकम का एक अलग सोर्स आ गया है। स्पॉन्सरशिप्स, लाइक आई सेड कि स्पॉन्सरशिप्स भी अब आ गए हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट्स हैं, जो वो होते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं फॉर समवन गेटिंग अराउंड 1 लाख व्यूज़ अपने वीडियो पर, और कंटेंट फ्रीक्वेंसी अगर उनकी करीबन लेट्स से महीने की 3 अगर उनकी कंटेंट फ्रीक्वेंसी है विच इज़ अराउंड 3 to 4 लाख, और वो पैसिवली धीरे धीरे बढ़ता है। सो 3 to 4 lakhs का टेंटेटिवली आपको सिर्फ व्यूज़ के आपको अराउंड अर्निंग हो सकती है 20,000 से 40,000 के बीच की, डिपेंडिंग की कंटेंट क्या है, डिपेंडिंग की ऑडियंस क्या है, उस पर वो डिपेंड करता है। हाँ, ये है कि वो प्लस आपके कंटेंट इन्वेंट्री जो कि हर महीने अगर आप 2-3 डालते जा रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके जो 36 वीडियो से लगातार जो व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो कंबाइन होकर थोड़ा बड़ा बन सकता है आगे के लिए। लेकिन इसीलिए ज़रूरी है फ्रीक्वेंसी। एक तो चीज़ ये, अगर आप वीडियो व्यूज़ से कमा रहे हो, और इसीलिए ज़रूरी है कि आपका पुराने वीडियोस पर भी लगातार व्यूज़ आते रहें, तो उनका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थोड़ा सा इट्स अ लिटिल क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा साइंस भी होता है इसमें, तो वो हल्का सा करते रहना चाहिए, उसको हमेशा जानते रहना चाहिए। ओके। तो मतलब आपने बताया कि एक तो कौन सी सिटीज़ के देख रहे हैं व्यूवर्स कहाँ से हैं, ऑल्सो वॉल्यूम भी मैटर करता है, एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट। करेक्ट, थ्री तो तीनों थिंग्स। पैरामीटर्स अलाइन होने चाहिए। करेक्ट। सो आई वाज सेइंग कि मतलब
मैं अभी रिसेंट टाइम मतलब मुझे 6 महीने पहले मैं उदयपुर होकर आया था। नाइस। तो मुझे एक होटल फाइंड आउट करने के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इफ़ आई टॉक अबाउट कि मतलब फैमिली के साथ जा रहा था तो उस हिसाब का थोड़ा होटल करना था। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि कोई सोलो ट्रैवल कर रहा हो तो उसको अपना एक्सपेंसेस भी देखने हैं, और क्या रिकमेंडेशन है कि कौन कौन से रिसोर्सेज से अपन एक हॉस्टल या फिर होटल्स वगैरह चूज़ कर सकते हैं। यार सबसे पहले तो जो यूजुअली मैं करता हूँ और सबसे सिंपलेस्ट वे भी यही है। सबसे सिंपल वे से शुरू करते हैं। गूगल होटल्स का एक पूरा गूगल के ही, आप अगर गूगल के इकोस्फेयर में हो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। गूगल के इकोस्फेयर में ज़्यादातर होटल्स जो हैं, जो इवन नए बन रहे हैं और नए बने हुए हैं, वो अपने आप को लिस्ट करते हैं। ये कई बारी आपको जो है दूसरी किसी भी वेबसाइट पर आप जाओगे वहाँ नहीं मिलेंगे। मेक माई ट्रिप हो गया, मेक लोग माई जनरली ट्रिप मेक माई या ट्रिप गए, गोवा आईबीबो गए, उन्होंने बुक किया वहाँ से, या ऐसी जितनी भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अभी हम बात कर रहे हैं, बाहर के कॉन्सेप्ट में यही चीज़ चेंज हो जाती है। बट एक चीज़ जो कि गूगल ने कर दिया है ना, उन्होंने आपके लिए सारा होमवर्क कर दिया है। उन्होंने गूगल स्ट्रीट व्यू के लिए जिस तरीके से अपने पूरे रिसोर्सेज लगाए थे, जो छोटी वैन स्कैन कर कर पूरे एरिया का उसने मैप बना रखे हैं इस समय। सो आपको ज़्यादातर लिस्टिंग्स, एंड आई कैन टेल यू दिस, कि इवन छोटे से छोटे होटल्स की लिस्टिंग आपको उसमें मिल जाती है। जिस जगह आप जा रहे हो आप उस जगह को एक्सप्लोर करो गूगल मैप में जाकर, और वहाँ पर ही आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो कि आपको विद इन किस रेडियस में क्या ऑप्शंस चाहिए। ईट आउट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, आपको होटल्स के मिल जाएंगे। आप उसमें बजट भी बता सकते हो कि आपको 1000 से 3000 की रेंज का चाहिए या 3000 से 10,000 की रेंज का चाहिए। वो उस रेंज के मुताबिक आपको होटल्स बता देगा जिन लोगों ने रेंज स्पेसिफाई करी हुई है। तो सबसे ईजिएस्ट तरीका है कि गूगल होटल का यूज़ करो आप, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस होटल में आपको जाना है। उस होटल में पर्सनल कॉल कर सकते हो आप, तो आपको डील अच्छी मिल जाती हैं, कि आपको पता लग जाता है कि उसका एक अलग हैक है कि आप उसको सस्ता कैसे पा सकते हो। लेकिन पाने का सबसे बड़ा हैक ये है कि आप जो है गूगल मैप्स से जाकर आपको काफ़ी वेरिएशन में, वैरायटी में, जो मेक माई ट्रिप वगैरह पर नहीं मिलेगा वो मिल जाएगा। ओके। तो बेस्ट होटल्स वगैरह वहाँ पे सारे लिस्ट आउट होते हैं, बट उसके अंदर मेक श्योर करना है कि आप कंप्लीट एक रिसोर्स देखो उसके लिए, सब उसके कुछ लिए सर्च थोड़ा करके। सा आपको और उस होटल का रिसर्च अगर आप कर पाओगे, और अगर आप आई थिंक पर्सनल अप्रोच करते हो, तो थोड़ा सा और डिस्काउंट भी मिल जाता है। जो आपको वेबसाइट्स होती हैं उनकी अपनी एक फ़ी होती है जो इन लोगों से चार्ज करते हैं, आप उससे सस्ते में उनको बुक कर सकते हैं। राइट, मतलब वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट फैच करके और उनको डायरेक्टली कॉल कर लो, सो दैट वो जो बीच में कमीशन है वो ऐड ऑन नहीं होगा। करेक्ट। सो ये जब बजट ट्रैवल जब प्लान कर रहे होते हैं ना, तो इसीलिए सोलो ट्रैवलर्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट टिप हो सकता है कि अगर आप कर रहे हो, पर्सनल अप्रोच ऑलवेज वर्क्स। ईमेल पर भी रिस्पॉन्स करती हैं, क्योंकि बहुत सारे होटल्स जो अपने आप को अगर उन्होंने रिव्यू पर अपने काम किया है, कि उनको रिव्यू पर आप रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल तरीका किसी होटल को जज करने का है कि ये अच्छा है कि नहीं है। आप ये देखो कि उनको रिव्यू क्या दिए हुए हैं और रिव्यू पर उन्होंने रिप्लाई क्या किए हुए हैं। उनके ऑर्गेनिक रिप्लाई किसी भी नेगेटिव उस पर भी ये बताते हैं कि वो अपने आप को जो है सीरियसली ले रहे हैं। जो भी सीरियस लेगा होटल, उससे आपको थोड़ा नेगोशिएशन में ईजी हो जाता है। ओके। सर, इफ़ आई टॉक अबाउट क्या मतलब जो भी सोलो ट्रैवल करते हैं तो मेजरली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं ड्यूरिंग सोलो ट्रैवलिंग। यार सबसे बड़ा सोलो ट्रैवल में अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स का, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जो होती है वो होती है कि फीलिंग ऑफ बीइंग अलोन। ओके, बहुत सारे या लोगों के लिए ये नहीं होता कि कैसे ट्रैवल करेंगे, अकेले कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों के साथ एक अलग कंफर्ट होता है, फैमिली के साथ एक अलग कंफर्ट होता है। जब आप अकेले जाते हो तो आप ही आप हो, राइट। और अगर आपने गलती से डिसाइड कर लिया कि मैं शहर छोड़कर कहीं और इंटीरियर में जाऊंगा, तो वो तो एकदम सुनसान आप ही हो, ठीक है, सभी आप हो। तो सबसे पहला होता है उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए सोलो ट्रैवल में, कि आप सोलो हो। वो कई लोगों में वो रहता ही है, कई लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनमें तो शायद वो रहता ही रहता है। कई लोगों में जो लोग डेली की अपनी लाइफ से थोड़ा सा बाहर मोनोटनी को ब्रेक करना चाहते हैं, वो धीरे 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 उससे अकस्टम्ड हो जाते हैं। तो एक चीज़ है कि आप
इसको बीट करना सीखते हो, अपने अकेलेपन से में हैप्पी रहना अगर आप सीखोगे तो सोलो ट्रैवलिंग कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक सोलो ट्रैवलर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि जहाँ पर भी आप जा रहे हो, अपने प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहो। लोग आपको ये नहीं बताएँगे, लेकिन जब आपने अपने ऊपर ज़िम्मेदारी ली है, तो आप ये जानिए कि जो भी एडवर्सिटीज़ आएँगी, और एडवर्सिटीज़ हो सकता है आएँ, आपको उसके लिए पहले से ही अपना बी प्लान तैयार रखना चाहिए। तो अगर माउंटेन्स में आप जा रहे हो, माउंटेन्स में बहुत बारी जो है आपने देखा होगा कि माउंटेन्स गिर गए, ठीक है? या रोड ब्लॉक हो गई, या बारिश हो गई अचानक, काफ़ी होता है, बादल फटते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ का लोकल सिम आपने लिया हुआ है। अगर आप जा रहे हो 10-15 दिन के ट्रैक के लिए, तो आपको वो इंश्योर करना पड़ता है। ज़ीरो कनेक्टिविटी ज़ोन्स होते हैं, क्योंकि कई जगह पर जो है आपको बिल्कुल कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसका थोड़ा-सा रिसर्च आपको करना ज़रूरी होता है। तो वही तीसरी चीज़ है कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और चौथी चीज़ हमेशा ये रहती है कि जिन चीज़ों को आप सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पर रिलायंट हो, उन चीज़ों के लिए आप अपने रिसोर्सेज पहले से तैयार रखो। सो फॉर एग्जांपल, मैं ट्रैवल व्लॉगिंग अगर कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवल व्लॉगिंग की बात करें, तो कैमरास होते हैं, तो आपको हमेशा अपने साथ चार्जर्स या पावर बैंक्स रखने चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने जिन चीज़ जो जो आपकी बेसिक नेसेसिटी हैं, उनके लिए आपने अपने लिए अलग से एक रिसोर्सेज ले रखे हैं कि नहीं। या आई थिंक गूगल मैप्स भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है उसको ऑफ़लाइन डाउनलोड करना, आई थिंक दैट्स मैप्स अ ग्रेट वगैरह। टिप, वो मैं भूल गया था। दैट्स अ ग्रेट टिप एज वेल कि ऑफलाइन मैप इज अ फीचर, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो वो भी या प्लीज आप उसे ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। या तो मतलब वो तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी भी है। अगर आप कहीं खो जाते हो तो यू हैव दैट डायरेक्शन कि मतलब किस जगह पे आपको जाना है। करेक्ट। और इसी से एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि कई कंट्रीज़ में जो है ना, अलग कंट्रीज़ में गूगल कई जगह पर काम नहीं करेगा, जैसे आपका चाइना में नहीं करेगा, ठीक है? जैसे आपका सोवियत में कंट्रीज़ में वो नहीं प्रेफर करते, तो वहाँ पर एप्लीकेशन होती है, सोवियत में होती है 2GIS करके एप्लीकेशन होती है। 2GIS इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ गूगल जो उन्होंने बनाया हुआ है, और बहुत बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप सोवियत कंट्रीज़ में जा रहे हो तो। ओके। चाइना सर में अगर अगर आप जैसे जा रहे हो, हाँ, चाइना में अगर आप जा रहे हो, तो चाइना में सेम होता है बाइडू करके, BAIDU। सो लोकल का भी प्लीज़ आप देख लेना, वो बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स में। या जहाँ पे गूगल गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा वहाँ पे दूसरी जो कंट्रीज़ के मैप्स हैं वो मेक श्योर करना कि वो वो काम डाउनलोड करके रखें पहले प्रायर। करेक्ट। या सर आपने इतनी सारी कंट्रीज़ घूमी हुई हैं और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम पहली बार ही करा हो एक्सपीरियंस ऐसा? तो पहली बारी डर कब लगा था, मैं आपको बताता हूँ। वो फर्स्ट ट्रैवल्स में से ही एक था, जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स में ही था। और पहला श्रीलंका से मैं जा रहा था साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑफिशियल ट्रिप पर गया हुआ था, तो ऑफिस के थ्रू मैं जब गया हुआ था, तो मैंने 1-2 दिन अपने लिए खुद निकाले हुए थे कि मैं सिटी एक्सप्लोर करूँगा। डरबन में मैं था, और डरबन से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशन में, उसे कहते हैं सेशेल। और सेशेल में कई आइलैंड अलग 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 अलग, जैसे हमारा लक्षद्वीप में फैले हुए हैं, वैसे छोटे छोटे फैले हुए हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सेशेल जो है जाके और एक आइलैंड उसका एक्सप्लोर करूँगा। तो एज अ सोलो ट्रैवलर मैं गया, और मैंने टेंट लगाया, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरे वर्स्ट इमेजिनेशन में भी मैंने ये नहीं सोचा था कि वो जगह जो है 5 बजे के बाद एकदम खाली हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ पर। तो मेरी फ़्लाइट जब वहाँ पर अराइव करी, टाइम हो रहा होगा करीबन 3:30-4 बज रहे थे। और 5 बजे के बाद जो है, लास्ट फ्लाइट के बाद, वो मैंने सोचा कि मैं एयरपोर्ट पर वेट कर लूँगा, नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में चले जाएंगे, जैसे हम डेली एयरपोर्ट पर हैं तो थोड़ा सा लाउंज कर लेंगे, तो 5-6 घंटे निकल गए, मैं सुबह देख लेता हूँ कुछ अपना। 5 बजे वो अपना एयरपोर्ट बंद कर देते हैं, मतलब आप वहाँ पर पूरी तरीके से लॉक्ड हो जाता है वो, आपको कहेंगे कि अब आप चले जाइए, ये एयरपोर्ट बंद हो रहा है। 8 बजे 9 बजे आपसे एक सुनसान देश में, जहाँ पर आप एकदम डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, कोई दिख ही नहीं रहा आपको रोड पे, एक सुनसान टापू, जुरासिक पार्क जैसा टापू, जहाँ पर बस ग्रीनरी है, पहाड़ हैं,
आप वहाँ पर बाहर निकले और एकदम सुनसान 2-4 लोग आपको बस टहलते हुए दिखे। तो मैं वहाँ पर गया, मेरे पास ऑब्वियसली लकीली मेरे पास टेंट था, और मैंने ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने कोई ऐसा ग्रेट होमवर्क नहीं किया था उस जगह का। तो वहाँ पर बगल में ही, एयरपोर्ट के बगल में वहाँ का रेलवे स्टेशन था। तो मैं रेलवे स्टेशन में गया और रेलवे स्टेशन में मैंने अपना टेंट लगाया और मैं वहाँ पर सोया। और फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ जब मैंने ये इनकाउंटर किया कि कहते क्या है, सोलो ट्रैवल होता क्या है, जब एकदम सुनसान, कोई आवाज़ नहीं आ रही, एक हल्का सा भी हवा चलती है तो आपका एकदम अंदर तक रूह काँप जाती है कि क्या हो रहा है, और लोगों का तो नामो निशान नहीं होता। तो थोड़ा-सा वो एक ओवरवेलमिंग था एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस भी हुए। तो उसके लिए आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हो, बहुत सारे व्लॉग्स भी हैं जो और भी आते रहेंगे और कंसिस्टेंसी भी उसमें आती रहेगी। राइट। सर मैंने थोड़े बहुत कंट्रीज़ के देखे हैं, वहाँ पे सोलो ट्रैवल करते हैं लोग और वहाँ पे चेन स्नैचिंग हो जाती है, कुछ चोरी हो जाता है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि बाहर कंट्रीज़ में भी आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। सो मैं आई डिडंट वांटेड टू टेक कंट्रीज के नेम, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक मेंटली जो है, मैं आप ये नहीं करना चाहता कि किसी को मैं बताऊं कि भैया मुझे यहाँ बहुत अनसेफ फील हुआ, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करोगे हो सकता है एक्सपीरियंसेस अलग हो। साउथ अफ्रीका में ये बहुत होता है, और साउथ हुँ, अफ्रीका में एटीएम्स ओपन होते हैं, और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका में भी एटीएम्स यूजुअली ओपन होते हैं। तो जो रोड होती है, रोड पर ही आपको एटीएम मिलते हैं, आप वहीं से कैश निकालते हो। तो मैंने ये देखा, मैं कैश निकालने के लिए निकला हुआ था, रात के यही 7:30-8 ही बज रहे होंगे, और एक लेडी कैश निकालते हुए मैंने उनको देखा एटीएम में। मैं थोड़ा दूर था उस समय, एंड मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही देखा कि लोग आकर उन्होंने बाइक से उतरे, गन निकाल कर गन पॉइंट पर उनसे सारे रुपए छीन लिए, और वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो कई बार ये हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, कई बार ये वो आपके साथ भी हो सकती हैं, पर्सनल चीज़ें, होता है ऐसा, होता है। तो इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं मेरे साथ ये, कई बारी, एक दो बारी इंडिया में भी ऐसा हुआ है। सो इसीलिए मैंने कहा पेपर स्प्रे ज़रूर रखना। राइट। और सर मुझे लाइक थोड़ी मतलब ये रिलेटेबल हो सकती है बात किसी-किसी के लिए। लाइक जैसे पैसेंजर परमवीर ने तो खुद की बॉडी बनाई हुई है, ठीक है? तो लोग जो है वो कोई भी रैंडम कंट्री में भी जाता है तो लोग थोड़ा मतलब बैक ऑफ करते हैं कि भाई इससे तो मत भिड़ना। तो मुझे लगता है जो भी सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो पहले बॉडी बना लो तगड़ी अपनी, ये उसके बाद बेस्ट है, करो ट्रैवल। ये बेस्ट है, ये आई थिंक वही है ना कि हाँ, अपनी सिक्योरिटी अपनी हाथ है, तो जब अपनी है तो भैया अपनी बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा फिर। राइट। क्योंकि ये अक्सर होता भी रहता है अब जैसे सोलो ट्रैवल करते हैं लोग, तो आप सिर्फ़ अपने खुद के बल पर ही आए हो और आपकी एग्जैक्टली। सारी सेफ्टी आपके हाथ में यार है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक और हमारे ये हैं यूट्यूबर हैं, बहुत फेमस हैं, क्या नाम था, नाम मैं भूल गया। वो एकदम छोटे से हैं, दुबले पतले से हैं, लेकिन घूम लेते हैं यार। तो आई थिंक वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बॉडी बनाना भी ज़रूरी है। बट या राइट। दैट इज ऑल्सो देयर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या नाम था, मैं वो भूल गया हूँ। आई थिंक डॉक्टर यात्री। सो डॉक्टर यात्री अगर आप देखेंगे तो उनका बिल्ड बहुत एकदम छोटे से दिखते हैं वो, लेकिन हाँ, अपना सेफ्टी ज़रूर करें। इसलिए इससे पहले कि कोई आप पर बॉडी तो बनाओ बनाओ, ठीक है, और हुँ, फिर पेपर स्प्रे मत रखो पेपर ओके। स्प्रे। राइट। सो सर एक जैसे कि अब मेरे को पूछना था कि आपसे कि जैसे लोग बोलते हैं कि पहले आप है ना हिंदुस्तान कवर करो, देन आउट ऑफ कंट्री जाओ। इस पे क्या पर्सपेक्टिव है आप लोग आपका? यार मेरा तो आई थिंक मैं एग्री करूँगा। कई हाँ, बारी हाँ। क्या होता है कि हर पर्सन का एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। जनरल ये लोग एवरेज में बात करते हैं, एवरेज आउट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग मान लीजिए कि टियर वन सिटी में, दिल्ली में जो लोग पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने जिनकी एजुकेशन ही इंटरनेशनल स्कूल में हुई है, तो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर किसी दूसरे पर्सन से जो कि इंडिया में कहीं और पढ़ रहा है उससे हाई है। तो उनके लिए वो डायरेक्टली अगर बाहर जा रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक एवरेज आउट करने के लिए लोग जनरली ये बताते हैं कि आप जो है हमेशा डोमेस्टिक स्टार्ट करिए। तो मेरी भी यही राय रहेगी कि अगर आप आपका
रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, और अगर आपके इंटरेक्शन इंटरनेशनली हो रही है, पहले से ही हो रही है, इंटरनेशनल आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटरनेशनल में भी आप जैसा चाहो वैसा एक्सप्लोरेशन कर सकते हो, बट सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अपने आसपास से ही ट्राई करो, अगर आप पहली बारी इसे कर रहे हो तो, और आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है तो। राइट। अकॉर्डिंग टू यू कि कि जैसे मेरे को भी अगर सोलो ट्रैवल स्टार्ट करना है तो मैं सबसे पहले कौन सी जगह कवर करूँ? या सबसे पहले बॉडी बना लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद ठीक आप अगर है। फिर अगर आप कर रहे हो, आई थिंक personal experience say, I would say the safest place to start travels in India particularly would be northeast. Great people, wonderful loving people, बहुत शांत काम प्लेसेस, अगर आपको पता है कि आप पहले से वहाँ कर लो, सो नॉर्थ ईस्ट एक इंटरेस्टिंग जगह है जहाँ से कर सकते हैं। दूसरी जगह जो है वो है, जितने भी टूरिस्टी प्लेसेस अवॉइड करें, कि जैसे बहुत सारी जगह रिलीजियस बिलीफ होते हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो वहाँ पर पर्सपेक्टिव ही लोगों का जो है ना, जहाँ पर पर्सपेक्टिव टूरिज्म होता है, वो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपको मनी के लिए लोग जो है थोड़ा सा आपका प्राइसिंग बढ़ जाए, आपका बजट आउट ऑफ बजट हो जाए। टूरिस्टी प्लेसेस आप अवॉइड करो। सारी जगहें इंडिया में, बहुत सारी जगहें हैं जिनको एक्सप्लोर अभी करना बाकी है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक जगह जो मैप पर ले आए, लक्षद्वीप, जो कि हम बस हुँ, सुनते आते थे अपने करंट अफेयर्स में। लक्षद्वीप एक इंटरेस्टिंग जगह है, अगर आपका बजट अलाउ करे वहाँ पर आप वहाँ से भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि इन जगह टूरिज्म प्रमोट हो रहा है। तो पहली चीज़ ये देखो आप कि गवर्नमेंट ने पास्ट 6 मंथ्स में टूरिज्म प्रमोट कहाँ करना शुरू किया है। तो वो हो सकता है लद्दाख, तिब्बत में कर रही है, तो वहाँ पर आप अपने ट्रैवल से शुरू कर सकते हो। एक तो वहाँ अच्छा कंटेंट आप बना पाओगे, दूसरा वहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है। सो आई थिंक दैट वुड बी द मेन ओके। टिप। या तो सर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मोटिवेशन देना चाहोगे जो भी सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं? सो एक ही लाइन कहूँगा, ठीक है। एक शेर पढ़ा था कहीं पर, तो वो था कि फिर हिसाब कहाँ रह जाए जब इश्क बेहिसाब हो जाता है। तो पहले तो लर्न टू लव योर पैशन। व्हेन यू हैव डेवलप्ड दैट, ट्राई कि जितनी भी चीज़ें आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उसके लिए आप एक आपका माइंड क्लियर हो कि आप करना क्यों चाहते हो। ये दो चीज़ें सॉर्ट हो गई तो बाकी अपने आप फिगर आउट हो जाते हैं। बस धीरे 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 पेशेंस और ये दो चीज़ें बस अपने साथ रखना। या आई गेस यही वाली एज है जहाँ पे हम घूम सकते हैं एकदम फ्रीली, क्योंकि फिर आगे चल के तो फिर हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं बहुत सारी। तो बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल, दिस इज़ द महेंद्र बेस्ट सिंह एज। धोनी को आप देखो। महेंद्र सिंह धोनी 24 में जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते थे, 40 में थोड़ा सा टोन डाउन हो गया। सो बॉडी टेक्स अ टोल। सो हाँ, ऑब्वियसली स्टार्ट वेन एवर या यू कैन, एट एनी एज, दैट्स ओके। बट हाँ, जितना अर्ली कर पाए उतना और एक्सप्लोर कर पाए। या सो सी यू सर, वापस जल्दी मिलते हैं, एंड इट वाज अ लवली कॉन्वर्जेशन वी हैड ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो हैविंग। मच फॉर इनवाइटिंग मी, या Ronit. Thanks for this lovely time.